हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 6 का 8th चैप्टर हिस्ट्री का विदेशों से व्यापार और संपर्क। इसका काल कितना दिया हुआ, इस 100 से 300 ईसा पूर्व तक। एक दिन स्कूल लगने से पहले अंजलि और राजू बाजार गए। किताब की दुकान से कॉपी खरीद कर बाहर उसने शिक्षिका मिली। वे 3-7 साल की वो चल पड़े। शिक्षिका ने पूछा, तुम दोनों के बैग तो बहुत अच्छे हैं, इन्हें कहाँ से खरीदा? तो अंजलि ने बताया, दीदी, इन्हें हमारे पिताजी ने रायपुर के किसी दुकान से खरीदा। शिक्षिका ने बैग को ध्यान से देखा और कहा, देखो, इससे बनने वाली कंपनी का लेबल लगा हुआ है। अरे, यह तो कोलकाता से बनकर आई है। यह बात सुनकर अंजलि और राजू भी आश्चर्य हुआ। शिक्षिका ने दुकान की और इशारा करके बताया, वो देखो कितनी सारी दुकानें हैं, यहाँ कितना सारा सामान बिकता है। यह सामान दूर दराज के गांव और शहर से रहने वाले लोग बनाते हैं और व्यापारी इन्हें यहाँ लाकर बेचते हैं। राजू ने पूछा, दीदी, क्या यह विदेशों में बने सामान भी आते हैं? तो शिक्षिका ने बताया, हाँ, यह तो न सिर्फ हमारे देश में बने सामान मिलते हैं, बल्कि चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस, अफ्रीका, यूरोप में भी बिकते हैं। अंजलि को इतिहास का पाठ याद आया तो उसने पूछा, क्या सम्राट अशोक के बाद भी व्यापारी दूसरे देशों से व्यापार करते थे? इतने में स्कूल आ गया और शिक्षिका ने कहा, चलो इस बात हम स्कूल में चर्चा करेंगे। फिर शिक्षिका बोली, अशोक के समय में अपने देश के बड़े बड़े व्यापारी होते थे। ये श्रेष्ठी या सृष्टि कहलाते थे। इन्हीं शब्द से सेठ शब्द बना हुआ। ये लोग दूर दूर जाकर वहीं की चीज़ खरीद कर लाते थे। उदाहरण के लिए दक्षिण प्रांतों से वे मोती, सोना, कीमती पत्थर, चंदन, इमारती लकड़ी और जानवरों की खाल आदि लाते थे और वहाँ से सुंदर बर्तन, महंगे कपड़े, तांबे आदि बेचते थे। मतलब मोती, सोना, कीमती पत्थर ये सब लाते थे और यहाँ से बर्तन, महंगे कपड़े वहाँ बेचते थे। यहाँ से लाते थे तो यहाँ लाते थे तो आयात कहलाया और यहाँ से बेचते थे तो निर्यात कहलाता है। ठीक है, अब आप ही सोचकर बताइए कि उन दिनों तो ना तो रेलगाड़ी थी, ना तो मोटर गाड़ी थी, फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था? उन दिनों कई व्यापारी एक साथ व्यापार करने जाते थे। उनके साथ कई सारे बैल, घोड़े, ऊँट सब पर सामान लाते जाते थे। गांव या जंगलों से जब वे गुजरते थे तो वे दिन में चलते और रात को पड़ाव डालकर सो जाए। इसके विपरीत रेगिस्तान को पार करते समय वे दिन में आराम करते थे और रात में चलते थे। रास्ते में उन्हें बाढ़, तूफान, डाकू आदि खतरों से बचकर चलना पड़ता था। रास्ते में सराय या बौद्ध भिक्षुओं के मठ भी होते थे जिन्हें वे ठहरते थे। इस प्रकार वे किसी शहर के बाजार में जाकर अपना सामान बेचते थे और वहीं से सस्ती और अच्छी चीज़ें खरीद कर लाते थे। कुछ अन्य व्यापारी जहाज़ों से समुद्र यात्रा करके इंडोनेशिया, चीन, जापान, इराक और अफ्रीका आदि देशों में पहुंचते थे। तो जैसे अगर कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य सामान लाना है तो किसका यूज करते थे? हाथी, घोड़े, बैल ये सब का। और मतलब साथ में कई सारे लोग एक साथ जाके ले आते थे और कुछ लोग जो जहाज़ों के सहारे इंडोनेशिया, चीन, अरब ये सब जगह जाके सामान लाते थे। उन दिनों भी धनी लोग दूर दराज की चीज़ें ऊँचे कीमतों में खरीदते थे। इस कारण श्रेष्ठियों को बहुत मुनाफा होता था। पैसों से वे अपने लिए आरामदेह घर बनवाते थे, साथ ही वे देवताओं के लिए मंदिर बनवाते थे। वे बौद्ध भिक्षु और मठों को दान भी देते थे। अंजलि ने शिक्षिका से पुनः पूछा, दीदी, क्या अशोक के समय के बाद भी यहाँ के व्यापारी दूसरे देशों से व्यापार करते थे? तो शिक्षिका ने कहा, हाँ, राजा अशोक के समय के बाद भी यहाँ व्यापार होता था। तो जो व्यापार है वो कभी रुकता नहीं था, वो हमेशा चलते रहता था। विदेशों से यहाँ सामान आते थे, कुछ सामान यहाँ भी विदेशों से जाते थे। तो वो आज भी चला आ रहा है और पहले भी चलता था। आप लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा कैसे यूनान
वह ईरान के राजा भारत के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य बनाया था। उसने दूत और व्यापारी भारत आने लगे और भारतीयों से व्यापार भी होने लगा। जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो उसकी जगह सुवंश के राजा मगध पर शासन करने के लिए लगे और दक्षिण में सातवाहन राजवंश आया। इसी बीच कई यूनानी राजाओं ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अपना राज्य बनाया। तो दोस्तों, जैसे उत्तर पश्चिम बोल रहा तो आप इसे क्या समझेंगे कि ये जो भारत का मैप है, मान लीजिए, है ना, तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो क्या बोल रहा, उत्तर पश्चिम। तो ये वाला जो हो गया ये उत्तर पश्चिम वाला हो गया। फिर उसके बाद मध्य एशिया के सूखे इलाकों से आए कबीलों के राजाओं ने उत्तर पश्चिम में अपना राज्य बनाया। उससे काफ़ी विशाल हुआ, जिसे भारत, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान आदि देशों के हिस्से थे। इस कारण भी भारत और इन देशों के बीच व्यापार बढ़ा। भारतीय व्यापारी इन सब देशों में बेरोक टोक आ जा सकते थे। भिक्षुओं, श्रमिकों ने वहाँ अपने मठ भी स्थापित किए। चीन ने मध्य एशिया होते हुए भी भूमध्य सागर तक एक रास्ता जाता, तो उन रास्ते से चीन का रेशम का व्यापार होता था। इसे रेशमी मार्ग या सिल्क रूट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेशमी मार्ग या सिल्क रूट भी कहा जाता था। इस रास्ते से भारतीय व्यापारी के ठिकाने व बौद्ध विहारों के अवशेष मिले हैं। अब ये हमें किससे पता चला कि वहाँ क्या कैसे होता था? सिल्क रूट कहा जाता था। तो वहाँ से हमें कुछ अवशेष मिले हैं वैज्ञानिकों को, जो पुरातत्ववेत्ता करके जो होते हैं वो खोजते हैं ये सब मार्ग को। इससे पता चलता है कि यहाँ व्यापार, धर्म प्रचार के लिए दूर दूर तक जाते थे। लेकिन भारतीय व्यापारी यहीं नहीं रुके, वे और पश्चिम में मिस्र के सिकंदरिया, युद्ध और रोम तक गए। आमतौर पर भारतीय व्यापारी समुद्र मार्ग से अपना सामान सिकंदरिया ले जाते थे, जहाँ से मिस्र और यूरोप के व्यापार उन्हें अपने अपने देश ले जाते थे। फिर कई बच्चों ने पूछा, भारतीय व्यापारी उन देशों में क्या क्या बेचते थे और क्या क्या खरीदते थे? तो हमारे देश में जो है तरह तरह के मसाले होते थे, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी। ये यूरोप में नहीं होते थे, लेकिन जो भोजन है वो काफ़ी वहाँ का जो रहता है वो मांसाहारी था, तो वहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे, तो इनकी वहाँ ज़्यादा मांग होती थी। इसके अलावा देश में सुंदर कपड़े, चंदन, कीमती पत्थर के आभूषण, हाथी, मोर इत्यादि की उन देशों में बड़ी मांग थी। इन चीज़ों के बदलते वह सोना, मूंगा आदि भारत मंगवाया जाता था। अब राजू ने क्या किया, उन देशों के व्यापारी भी भारत आते थे, तो उनके व्यापारी भी भारत आते हैं। कई जगह रोम के व्यापारी की बस्तियाँ हैं, इसके वे आकार रहते थे और व्यापार करते थे। जैसे यूनान, ईरान, मध्य एशिया के लोग ने भारत में राज्य बनाया, वैसे ही कई भारतीयों ने दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि में राज्य बनाया। विदेशों से संपर्क का प्रभाव क्या हो? भारत के लोग का दूसरे देशों के लोगों से कई तरह से संपर्क हुआ। एक तो एक दूसरे के यहाँ राज्य स्थापित करके, व्यापक व्यापार करके, धर्म प्रचार द्वारा। इस प्रकार यूनानी व मध्य एशिया के कई लोग भारत आकर बस गए। कई भारतीय भी दूसरे देशों में जाकर बसे। इन सब बातों का लोगों का रहन सहन, सोच विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो सिक्के दोस्तों, सिक्के हैं। व्यापार में सोना चांदी के सिक्के का बहुत महत्व था। अजातशत्रु और अशोक के समय के सिक्के चांदी और तांबे के टुकड़े पर एक तरह की निशान ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे। तो ये कुछ सिक्के के बारे में बताया गया है। फिर जबकि हिंदू यूनानी राजाओं के सिक्के सांचे में ढलते थे, इन राजा की तस्वीरें और उसके नाम लिखा होता था। इसके प्रभाव में आकर भारतीय राजा भी इसी तरह के सिक्के ढलवाने लगे। फिर अब देखिए दोस्तों, मूर्ति कला। ये बुद्ध की गंधार शैली की और ये महावीर स्वामी मथुरा कला शैली की। उन दिनों गंधार और मथुरा मूर्ति कला का काफ़ी विकास था। गंधार भारत के उत्तर पश्चिम में
यह हिस्सा यूनानी व कुषाण साम्राज्य में था। इस कारण यहाँ भारतीय और यूनानी कला का मेल मिलाप हुआ। गांधार में बनी मूर्तियाँ हम यूनानी मूर्तिकला के प्रभाव को प्रकट करती है। इन मूर्तियों में चूनटों का बनावट पर जोर दिया है, लेकिन मथुरा में बनी मूर्तियों में ये प्रभाव नहीं दिखता। मथुरा के कलाकार की मूर्तियों में हष्ट-पुष्ट आकृति पर ज़्यादा जोर दी जाती है और चूनटों पर कम, जो आप चित्र में देख सकते हैं। फिर धर्म और दर्शन। रोमन साम्राज्य और यूनान से संपर्क के कारण जो गणित, ज्योतिषी और खगोल शास्त्र की जानकारियों का आदान प्रदान हुआ। इस विषय के संबंध में यूनानी ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में हुआ। जो यूनानी ग्रंथ था। हफ्ते में 7 दिन, 12 राष्ट्रीय आदि बातें भारतीय विद्वानों ने उनसे अपनाया, जबकि उन्होंने शून्य, दशमलव चिन्ह आदि हमसे अपनाया। यूनानी यात्रियों ने भारतीय धर्म दर्शन की जानकारी अपने भूगोल और इतिहास की किताबों में लिखा। भारत में जो बौद्ध भिक्षु आश्रम उन दिनों चीन, मध्य एशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया गए। उन्होंने वहाँ के लोगों की सोच और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण होने लगा। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर, जावा में बोरोबुदुर आज भी उस क्षेत्र की सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इस प्रकार इंडोनेशिया में रामायण की कथा बहुत लोकप्रिय है। इन्हीं दिनों भारत में चिकित्सा शास्त्र काफ़ी विकसित हुआ। 2 विश्व प्रसिद्ध चरक संहिता और श्रुति संहिता यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कला है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है? एक तो व्यापार के बारे में बताया गया है, फिर अशोक के सिक्के, और फिर ये मूर्ति कला, फिर मतलब विदेशों में कौन सी संस्कृति मानी जाती थी, फिर भारत की संस्कृति, ये सबको कंपेयर करके बताया गया। तो इस चैप्टर में ये भी बताया गया कि भारत में कौन कौन सी चीज़ें होती थी जो हम दूसरे देशों में भेजते थे, और वहाँ से कौन सी चीज़ें आती थी जो हम इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रकार ये चैप्टर में पूरा व्यापार के बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।